कुछ किताब आप लोग पढ़ते हैं ना मॉडर्न हिस्ट्री की, विपिन चंद्र तो मार्क्सवादी इतिहासकार, ठीक है, रजनीकांत, ये लोग क्या है, मार्क्सवादी। सबाल्टर्न क्या अप्रोच होता है पता है किसी? सबाल्टर्न मतलब नीचे से। हिस्ट्री क्या है, अभी तक क्या हुआ कि नेतृत्व की लीडरशिप को ज़्यादा बढ़ा के दिखाया गया ना। जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय आंदोलन जब हम पढ़ते हैं तो गांधीवादी चरण ही आ जाता है, ठीक है ना। कौन सा चरण है, कहानी आता कि 1919 से जब गांधी जी भारत में आए और 1947 तक का आज़ादी तक का आया था, गांधी को आया था ना। तो सबाल्टर्न जो अप्रोच है ना, जो सबाल्टर्न आपका अप्रोच है, सबाल्टर्न जो अप्रोच आपका, वो क्या कहता है, वो कहता है कि अभी तक का इतिहास जो लिखा गया है वो क्या है, नेतृत्व को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। जैसे मान लीजिए गांधी जी अगर आंदोलन किए तो कई बार क्या हुआ कि अवध क्षेत्र में वो गए भी नहीं, और क्या हुआ, वहाँ के जो किसान आंदोलन की सफलता थी गांधी जी के हिस्से में आ गई। जैसे बाबा रामचंद्र की थे ना अवध में किसान आंदोलन का, अवध किसान सभा का गठन किया था ना 1920 में उन्होंने। तो जहाँ गांधी जी गए भी नहीं वहाँ भी इनको श्रेय हो गया। तो इनका सबाल्टर्न अप्रोच का ये कहना है कि इतिहास में क्या है, नीचे से, मतलब बॉटम जो है, जो हाशिए पर लोग हैं उनका इतिहास नहीं लिखा गया। जैसे किसानों का, ठीक है, महिलाओं का, दलितों का, ठीक है, और आदिवासियों का। ये क्या कहते हैं, इनको क्या की गई, उपेक्षा की गई, ठीक है। तो ये कहते हैं नेतृत्व नहीं, जो जन समुदाय होता है वो क्या है, नेतृत्व को दिशा प्रदान करता है। नेतृत्व करता तो एक छोटी भूमिका निभाता है ना। अगर किसान एकत्रित नहीं होंगे ब्रिटिश का विरोध करने के लिए तो कैसे अकेले इनको श्रेय जाएगा गांधी जी को। भाई वो भीड़ है तभी तो संबोधित कर रहे हैं किसी को, नेतृत्व। अगर भीड़ ना पहुंचे तो नेता का क्या रोल हो जाएगा। भीड़ नहीं पहुंचे, आप भाषण देते रहिए, कौन सुनेगा। तो इनका ये कहना है सबाल्टर्न अप्रोच का कि बॉटम जो है, हाशिए पे जो लोग हैं उनको उपेक्षा की गई, ठीक है। तो ये किसकी बात करेंगे, कृषकों की बात करेंगे, दलितों की बात करेंगे, आदिवासियों की बात करेंगे। और भारत में जो इसके हिस्टोरियन है वो है रणजीत गुहा, ठीक है। सुमित सरकार का नाम सुना आप लोगों ने, इनकी भी किताब आती है मॉडर्न हिस्ट्री की, वो भी क्या है, सबाल्टर्न है, ठीक है। सुमित सरकार, मोबाइल किसने नाम किया, सुमित सरकार, ठीक है। तो हम पहले आते हैं साम्राज्यवादी अप्रोच पे, ठीक है। ये तो एक मोटा समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंपीरियलिस्टिक अप्रोच। आपने एंशिएंट में पढ़ा था ना, एंशिएंट में क्या पढ़ा था आपने, कि भारत की कोई संस्कृति नहीं है, कोई सभ्यता नहीं है, ठीक है। तो सेम अप्रोच यहाँ भी आएगा, बस थोड़ा सा बदल जाएगा कि मॉडर्न हिस्ट्री वो क्या कहेंगे। यहाँ पे जो साम्राज्यवादी होंगे, जैसे पर्सिवल स्पीयर है, ठीक है। कौन है, पर्सिवल स्पीयर, नाम सुना आप लोगों ने। वो लोग भी आएंगे, ऐसा नहीं कि वो नहीं आएंगे, विलियम जोन्स नहीं आएंगे, जेम्स मिल नहीं आएंगे। आखिर वो लोग तो इसी समय आए होंगे ना, ऐसा तो नहीं कि एंशिएंट में आए होंगे, इतिहास तो बाद में लिखा गया ना। तो ये लोग भी आएंगे, साम्राज्यवादी अप्रोच ही आएंगे। मैंने क्या आप लोग से कहा था, व्हाइट मैन, याद है ना, व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी क्या थी, कोई बताएगा। अंग्रेजी सर्वे सर्वा है, सर्वे सर्वा है, प्लस वैसे नहीं होता है कि नस्लवाद एक तरीके का, कि हम यूरोपीय श्रेष्ठ हैं, हम जहाँ भी गए क्या है, लोगों को सभ्य बनाया। हमारा एकमात्र काम क्या था, हमने अधिकार नहीं किया, हम सभ्य बनाने के लिए गए, ठीक है। तो इसको कहते हैं व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी, ठीक है। इसमें इनका विश्वास रहता है साम्राज्यवादियों का। तो अब देखिए ये क्या कहते हैं, ये इनका सबसे, ये कहते हैं कि हमने जो भारत को जीता वो क्या किया, ऐसे ही जीत लिया, कोई इच्छा नहीं थी हमारी जीतने की। हमने देखा कि भारत क्या है, अराजकता है। मुगलों, जब मुगल वंश सब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो कहते हैं कि क्या है, भारत में मराठी लूटपाट कर रहे हैं, जाट लूटपाट कर रहे हैं, सिख लूटपाट कर रहे हैं। तो ये इनका ये कहना है कि भारत में क्या था, अराजकता थी चारों तरफ। और जब हमने आया तो क्या किया, हमने देखा अराजकता ज़्यादा है, तो हमने इन जो लुटेरों इनसे मुक्त कराकर क्या किया, एक शासन व्यवस्था दी थी भारत को। यानी हमारी कोई जीतने की इच्छा नहीं थी,
ये कहेंगे हम जीतने की इच्छा कोई नहीं थी। ठीक है, तो इस पर एक क्वेश्चन भी आया है मेंस में कि ब्रिटेन की भारत की विजय आकस्मिक थी या सुनियोजित नीति के तहत की गई, या बेखबरी में जीता या फिर सुनियोजित नीति के तहत। तो इसमें हम क्या कहेंगे? जैसा कि आपको मालूम होगा कि पहले क्या, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखते हैं ना, तो पुर्तगाली आए, फ्रेंच आए, ब्रिटिश आए, ठीक है ना, डैनिश लोग आए, ठीक है, स्वीडिश लोग भी आए। तो इन सब में ब्रिटेन ही क्यों कारगर हुआ, ब्रिटेन ही क्यों सफल हुआ, कोई बताए? ऐसा क्या कारण था कि ब्रिटेन ही सफल हुआ? वो तो कंपनी तो फ्रांस की भी थी, कंपनी तो सभी ने कंपनी के थ्रू ही व्यापार प्रारंभ किया ना। उसका साम्राज्य बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, कई देशों में था, ये भी सही है। और वो एडवांस था, तो लड़ाई बना। सबसे बड़ी चीज है ब्रिटेन की भौगोलिक पृष्ठभूमि। ठीक है ना, इतिहास क्या है, भूगोल से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। आप देखो ब्रिटेन कहाँ है, ब्रिटेन कुछ इस तरह है ना, ये यहाँ है ब्रिटेन, पूरे यूरोप, और यूरोप कहाँ है, ये पूरा यूरोप है, यहाँ फ्रांस है, फिर पता चला यहाँ पे जर्मनी है। तो ये आपस में लड़ते रहते थे, और ये चारों ही समुद्र से घिरा था। अपनी नौसेना विकसित की, शक्तिशाली थी, फिर इसने पूरे दुनिया में क्या किया, प्रसार किया, उपनिवेश बनाया। ठीक है ना, तो ब्रिटेन की सफलता का सबसे बड़ा कारण ये था कि वो एकदम अलग थलग था यूरोप से। आप देखो अगर विश्व इतिहास में, तो फ्रांस जर्मनी हमेशा युद्ध करते रहते हैं आपस में, स्पेन पुर्तगाल सब लड़ते रहते थे, लेकिन ये क्या था, ये यहाँ से देखता रहता था सब, कभी इसके पक्ष में खड़ा हो जाएगा, कभी इसके पक्ष में। ठीक है, मतलब शक्ति संतुलन की भूमिका निभाया इसने। ठीक है, ब्रिटेन ने पहला उपनिवेश कहाँ बनाया था? अमेरिका ना, अमेरिका क्या था, ब्रिटेन का उपनिवेश था। ठीक है, तो कुल कहने का मतलब क्या है, क्या कहेंगे, हमने कैसे जीत लिया? अनिच्छा थी, हमारी कोई इच्छा नहीं थी, भारत को जीतने की हमारी कोई इच्छा नहीं थी, हमने क्या था, बेखबरी के दौर में जीत लिया। लेकिन आप इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे? आप इस क्वेश्चन को ऐसे टैकल करेंगे कि ये ठीक है, प्रारंभ में क्या था, मसाले का व्यापार था ना, पुर्तगाली आए, वास्को डी गामा आया, तो क्या काली मिर्च मसाले तो लेकर गए। तो पहले क्या था, पहले व्यापार तक सीमित थे। उसका एक कारण भी था, शक्तिशाली मुगल साम्राज्य केंद्र में था, अकबर थे, ठीक है, शाहजहां थे, या फिर औरंगजेब थे, शक्तिशाली थे ना। तो इस समय तो ये कर नहीं सकते थे राजनीतिक विस्तार, तो अपने आप को इन्होंने क्या किया, व्यापार तक सीमित रखा अंग्रेजों ने, जो भी कंपनियां इन्होंने व्यापार तक सीमित रखा। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जब औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, तो एक क्या हुआ, शून्य की स्थिति उत्पन्न हुई ना, कोई शक्तिशाली केंद्र की सत्ता तो रह नहीं गई। तो इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने अपने राजनीतिक विस्तार को प्रारंभ किया। पहले व्यापारिक एकाधिकार किया, कब, प्लासी और बक्सर से। ठीक है ना, प्लासी बक्सर युद्ध क्यों हुआ, ब्रिटेन की महत्वाकांक्षा का परिणाम था। उसने ये देखा कि बंगाल क्या है, सबसे समृद्ध प्रांत है, तो नियंत्रण की प्रक्रिया इसलिए कहाँ से प्रारंभ की, बंगाल से, और फ्रांसीसियों ने मद्रास से प्रारंभ की। यही कारण था कि ये ज़्यादा सफल रहे, बंगाल को लूटे और उसका प्रयोग कहाँ किए, मैसूर युद्ध में किए, कर्नाटक युद्ध में किए। ठीक है, तो ब्रिटेन की सफलता का एक कारण था कि इन्होंने बंगाल को अपना आधार क्षेत्र बनाया। ठीक है, और फिर प्लासी और बक्सर युद्ध इसीलिए लड़े गए, केवल उनकी आर्थिक नीति थी कि हम व्यापारिक एकाधिकार कर सकें, बंगाल के व्यापार पर एकाधिकार कर सकें। ठीक है ना, जब हम आपको उपनिवेशवाद पढ़ाएंगे तो उसमें 3 चरण आएंगे, और पूरा मॉडर्न हिस्ट्री इसी पे चलेगा। उपनिवेशवाद समझते हैं आप लोग क्या है? हाँ, कॉलोनिज्म क्या है मालूम है? उपनिवेशवाद कहते हैं, हिंदी में क्या? क्या कहते हैं इसको? बताएगा कोई? नहीं, वो कंपनियों की स्थापना से उपनिवेशवाद का क्या मतलब है? जब बड़ा राज्य, अच्छा ये बताइए, तो फिर ब्रिटेन ने अपना कहा जाता है कॉलोनी बनाई अमेरिका में, पहले 1607 में वर्जीनिया में बनाई, उसका क्या मतलब है? यहाँ से रॉ मटेरियल लेकर के वो ब्रिटेन में ले जाते थे, और वहाँ से जो है उसको अलग अलग करके। हाँ, वो एक चरण हो गया उपनिवेशवाद का, एक स्टेज हो गया। हाँ बिल्कुल सही है। उपनिवेश मतलब क्या है कि अब ब्रिटेन यहाँ है, वो अमेरिका में क्यों बना रहा है, या भारत में, भारत ही तो उपनिवेश था ब्रिटेन का, क्यों बनाया भारत में उपनिवेश? देखिए, उपनिवेशवाद का सबसे मूल कारण आर्थिक होता है।
उपनिवेशवाद क्या है? एक प्रकार का आर्थिक संबंध है, ठीक है ना, इकोनॉमिक रिलेशन है। भारत ने क्यों बनाया भाई? आपको क्या जरूरत पड़ गई भारत में उपनिवेश बनाने की? हाँ, आर्थिक विस्तार प्राकृतिक संसाधन, भारत की जो आर्थिक संपन्नता थी उस पर क्या करना था उनको? आर्थिक नियंत्रण स्थापित करना था, ठीक है। फिर एक टर्म आता है क्या? इम्पेरियलिज्म, साम्राज्यवाद। तो इन दोनों टर्म को समझना जरूरी है। साम्राज्यवाद कैसे? जब आप मौर्य साम्राज्य पढ़ते हैं तो क्या था? अशोक ने भी क्या था? अफगानिस्तान में अधिकार किया, नियंत्रण किया था कि नहीं किया था? तो वो क्या है? वो भी साम्राज्यवाद है, ठीक है ना। वो क्या था? वो साम्राज्यवाद था। तो साम्राज्यवाद में क्या होता है? बेसिकली राजनीतिक नियंत्रण होता है, उसमें युद्ध अनिवार्य होते हैं। लेकिन उपनिवेशवाद में ऐसा अनिवार्य नहीं होता। उपनिवेशवाद क्या है? एक व्यापक अवधारणा है। आज हम सांस्कृतिक उपनिवेशवाद टर्म यूज करते हैं। पता है क्या सांस्कृतिक उपनिवेशवाद? जैसे क्या? मान लीजिए हम पिज्ज़ा का इस्तेमाल करते हैं, हमारी संस्कृति का हिस्सा तो नहीं रहा है। पिज्ज़ा बर्गर तो हमारी संस्कृति, हम लोग नहीं खाते थे पहले। तो क्या हुआ? अंग्रेज तो चले गए, लेकिन क्या हुआ? सांस्कृतिक जो उनका काफ़ी हो गया या जो भी रहन सहन हो गया वो भी है ना, वो भी एक प्रकार का उपनिवेशवाद हुआ। तो उपनिवेशवाद क्या है? एक व्यापक अवधारणा है। उसके मूल क्या है? आर्थिक हित, ठीक है ना। आर्थिक क्या है? उपनिवेशवाद क्या कहेंगे डिफिनेशन? तो उपनिवेशवाद का मतलब है एक विदेशी क्षेत्र पर प्रत्यक्ष शासन द्वारा हर प्रकार का लाभ जो है, बेनिफिट कमाना, और उसके पीछे मुख्यतः आर्थिक रहता है, ठीक है ना। अब देखेंगे ब्रिटेन के, अगर भारत के संदर्भ में देखिए तो उपनिवेशवाद क्या है? 3 चरण है ना। कमर्शियल, वाणिज्यिक पूंजीवाद, कमर्शियल कैपिटलिज्म। जब क्या होता है? जब प्लासी का युद्ध होता है, जब बंगाल पर इनका नियंत्रण होता है, तो वहाँ से क्या होता है? कमर्शियल कैपिटलिज्म, व्यापार पर नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं। फिर क्या आएगा? औद्योगिक पूंजीवाद, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। 18 से जो वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण है, 3 चरण में देखिए, अगर आप ये चरण रखेंगे ध्यान ना, तो आपको पूरा मॉडर्न हिस्ट्री तैयार हो जाएगा। ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? कमर्शियल कैपिटलिज्म, ठीक है ना। इसकी शुरुआत कैसे होती है? प्लासी और बक्सर, प्लासी युद्ध के बाद, ठीक है ना। अब आपको मालूम है क्या था प्लासी युद्ध में? क्या था प्लासी युद्ध में? उन्होंने क्यों किया? क्योंकि इनको जो कि जैसे मान लीजिए आप भारत से ले गए सामान, तो क्या था? उसके बदले आपको वहाँ से सोना चांदी कुछ तो लाते थे। भारत क्या था? भारत मसाले में, वस्त्र में क्या था? शुरू से ही क्या था? निर्यात करता था। तो इन्होंने क्या किया इस चरण में? इनका उद्देश्य था कि इसके व्यापार पे हम एकाधिकार करें। तो इन्होंने क्या किया? उसको कम दाम में खरीदा और वहाँ यूरोप में अधिक दाम में बेचा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि व्यापार पे हम नियंत्रण कर सकें, अधिक से अधिक लाभ कमा सकें। अब देखिए फिर इन्होंने क्या किया? जब भारत से ही धन यहाँ ले गए और वहाँ इकट्ठा किए, उसके बाद क्या हुआ? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ। जब आप देखेंगे ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति क्यों हुई? उपनिवेशों की लूट से। बंगाल से जिन्होंने धन ले गए वो कहाँ इस्तेमाल किए? ब्रिटेन में यूज किए। व्यापारिक पूंजी को क्या किया उन्होंने? उद्योग में लगाया, उद्योगों में लगाया, फिर वहाँ इंडस्ट्री स्थापित हुई। तो फिर आप जो दूसरा चरण देखेंगे वो कौन सा चरण होगा? बताइए। इंडस्ट्रियल होगा ना, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उन्होंने नियंत्रण का प्रयास नहीं किया, राजनीतिक नियंत्रण का कोशिश नहीं किया, ठीक है ना। यहाँ पर उन्होंने क्या किया? केवल व्यापारिक एकाधिकार किया, केवल बंगाल तक अपने को सीमित रखा। लेकिन जब क्या हुआ? जब ब्रिटेन में उद्योगों की स्थापना हो गई, यहाँ से धन ले गए और क्या किया? इंडस्ट्री लगाया। अब बताइए, कोई कारखाने में सामान बनेगा तो उसके लिए बाजार चाहिए कि नहीं चाहिए? तो बाजार का भारत में क्या किया इन्होंने? बाजार के रूप में इस्तेमाल किया, ठीक है ना। अभी भारत में क्या था? भारत में कृषि और व्यापार में संतुलन था, निर्यात किया जाता था, फिर जो आय होती थी नगर की वसूल से व्यापार में लगाया जाता था। बुनकर थे, भारतीय बुनकर जो कपड़े बनाते थे। इस चरण में उन्होंने क्या किया? मैनचेस्टर में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई, कारखाने की। अब जो कारखाने में कपड़े बनेंगे और जो हाथ से बनाए जाएंगे, दोनों में अंतर होगा ना। वो सस्ते होंगे कि नहीं होंगे? अभी आप देखिए जो सेल लगती है, 100 रुपये में कपड़े, 200 रुपये में कपड़े, और जब हाथ से बनाए तो महंगे कपड़े होते हैं ना। तो जब सस्ते कपड़े आ गए ब्रिटेन के, तो वो क्या करेंगे? भारतीय कपड़े को बाहर कर देंगे ना। तो बुनकरों की स्थिति खराब होगी कि नहीं खराब होगी? वो क्या होगा? वो कृषि पे चले जाएंगे। तो अंग्रेजों ने इस चरण में जानबूझ को भारत क्या बनाया? कृषि प्रधान देश बना दिया कि हमको आप केवल कच्चे माल दीजिए, अब हमको कपास दीजिए, हम अपना कपड़ा बना लेंगे, वहाँ पे ब्रिटेन में हम बना लेंगे।
और भारतीय वस्त्र उद्योग को क्या हुआ, नुकसान पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, ठीक है ना। ये जानबूझ ये आत्महत्या करने पे विवश हो गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लिखा है कि बंगाल की जो भूमि है वो बुनकरों की हड्डियों से बटी हुई है। आत्महत्या नहीं करेगा आदमी, वर्षों से उसका पीढ़ियों से बिजनेस था वो सब तबाह हो गया। भाई ब्रिटिश कपड़ों का मुकाबला भारतीय कपड़े कहाँ कर पाएंगे। तो इस चरण में देखेंगे आप फिर क्या होगा, जब बाजार की आवश्यकता होगी तो प्रत्यक्ष नियंत्रण भी तो करेंगे। तो इसी समय क्या होगा आप देखेंगे, साम्राज्यवादी गवर्नर आएंगे, लॉर्ड हेस्टिंग्स आएंगे, ठीक है ना। लॉर्ड हेस्टिंग्स था ना जिसने संगोली की संधि की, नेपाल पे अधिकार किया। नेपाल 1814-16 के बीच हुआ ना, तो क्यों किया प्रत्यक्ष नियंत्रण, क्योंकि उन्हें बाजार की आवश्यकता थी। इसी चरण में आप देखेंगे आंग्ल मराठा युद्ध भी होता है। मराठा क्षेत्र क्या था पश्चिम भारत, बताइए पश्चिम भारत क्यों फेमस था, बोलिए। नहीं, पश्चिम भारत जैसे आज भी देखिए महाराष्ट्र किसलिए जाना जाता है, महाराष्ट्र गुजरात, बताइए। कॉटन सर सूती वस्त्र। महाराष्ट्र और गुजरात किस लिए जाना जाता है, कपास प्रोडक्शन के लिए ना, उस समय भी था। तो आंग्ल मराठा युद्ध इसी चरण में क्यों हुआ, इनको बाजार की आवश्यकता थी, यहाँ से कपास चाहिए था, तब इन्होंने मराठों को हराया, इसके पहले क्यों नहीं हराया। तो मतलब आप समझ रहे हैं ना कि इनकी एक सुनियोजित नीति थी, ऐसा नहीं था कि इन्होंने बेखबरी के दौर में जीत लिया। पहले एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आए, फिर जब इन्होंने देखा कि औरंगजेब अभी है, अकबर अभी है, तो क्या हुआ, इन्होंने नियंत्रण नहीं किया, राजनीतिक नियंत्रण। जब इन्होंने देखा कि मुगल साम्राज्य की स्थिति कमजोर हुई और हमें बाजार की आवश्यकता है अपने कारखाने में बने सामानों के लिए, तो उन्होंने क्या किया, प्रशासन में हस्तक्षेप किया, प्रत्यक्ष नियंत्रण किया, ठीक है ना। इसी समय आप डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी देखते हैं ना, डलहौजी की व्यवगत सिद्धांत क्यों हुआ, इसीलिए हुआ, इसी चरण के लिए, ठीक है ना। इनको बाजार की आवश्यकता थी। इसी में आप देखेंगे रेलवे का विकास हुआ। देखिए उपनिवेशवाद का दो परिणाम होता है, अंग्रेज कहेंगे हमने तो विकास के लिए किया, लेकिन उसका प्रत्यक्ष परिणाम क्या होता है, पिछड़ापन। मतलब आपने रेलवे क्यों लाया, आपने रेलवे अपने हित के लिए लाया, आपको बाजार के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी, यातायात के ज़्यादा से ज़्यादा दूरवर्ती क्षेत्रों में पहुंचा सकें रेलवे के माध्यम से, इसलिए आपने रेलवे का विकास किया। ये अलग बात है कि रेलवे ने अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया, एक ही डिब्बे में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो क्या राष्ट्रवाद की भावना पनपी कि नहीं पनपी, एकता हुआ कि नहीं हुआ। तो अनजाने में विकास हो गया, मतलब इनकी कोई योजना नहीं थी। ऐसे ही हुआ कि मान लीजिए किस कसाई है, वो बकरे को पाले खूब खिलाए उलाए, खूब मोटा तगड़ा हो जाए, और जब काटने की बारी है मान लीजिए वो भाग गया, तो आप कहें मैंने तो उसे बहुत खिलाया पिलाया, देखिए कितना मोटा हो गया। तो भारत की स्थिति वही थी कि देखिए मैंने रेलवे बनाया, अंग्रेज कहते थे हमने सड़कें बनवाई, कौन सा हमने गुनाह कर दिया, हमने तो कुछ ही शुल्क लिया आपसे ना। तो फिर कहेंगे भारतीय इतिहासकार कहेंगे कि आपने किया क्या, आपने जो ब्रिटेन में रेल बनाई उसके लिए आपने 9,000 पाउंड खर्च किए, और भारत में बनाई तो एक मील के लिए 20,000 पाउंड खर्च किए। ऐसा क्यों भाई, वहाँ 9,000 लगे, यहाँ 20,000 क्यों लिया आपने। उसके बाद क्या किया, भारत को जानबूझकर ऋणी देश बना दिया, 5% लाभ की गारंटी दी आपने, उस पर ब्याज लगाया, और ब्याज की रिकवरी क्या भारत से लूटा आपने। तो ये तो धन निष्कासन हुआ ना, कि भारत से सारा धन आप ब्रिटेन ले गए, ठीक है ना। इसमें एक स्टेटमेंट भी है, जॉर्ज सुलिवान ने कहा है कि हमारी आर्थिक व्यवस्था उसी तरह है, स्पंज की तरह है, जो गंगा नदी से सारी अच्छी चीज़ें सोख कर कहाँ ले जाती है, टेम्स नदी के ब्रिटेन में। तो क्या था, एक तरीके से सारा संपदा लेकर कहाँ ले गए, ब्रिटेन में, ठीक है ना। भारत को जानबूझकर कृषि प्रधान देश बना दिया गया। जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जर्मनी, देखिए 1857 जब विद्रोह होता है तो 1861 में जर्मनी में औद्योगिकरण हुआ, रूस में हुआ, भारत में क्यों नहीं हुआ, भारत में क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ बताइए। क्योंकि आपने कोशिश ही नहीं किया ना। आपने रेलवे जरूर निर्माण किया, लेकिन लोहा कहाँ मंगाया, ब्रिटेन से मंगाया। भाई भारत में क्यों नहीं आपने किया, भारत के संसाधन क्यों नहीं इस्तेमाल किया। तो क्या था, जानबूझकर भारत को एक कृषि प्रधान देश बनाया गया। फिर आपने व्यापारिक फसलों के उत्पादन पर बल दिया। आपने कहा मुझे चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, कपास चाहिए, ये सब चाहिए। तो ऐसा तो नहीं था, नकदी फसल तो मुगलों के समय में होता था। फिर आपने क्या सुनियोजित नीति के तहत किया, उससे क्या हुआ, भारत में जो खाद्यान्न की कमी हुई, अकाल पड़ गए। आप देखेंगे जब अंग्रेजों से पहले बहुत कम अकाल पड़ते थे, लेकिन अंग्रेजी शासन में विशेषकर जब रेलवे की स्थापना हुई 1853 से 1900 के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा अकाल पड़े। क्यों पड़े, क्योंकि आपने क्या किया,
वाणिज्यिक फसलों खेती पर बल दिया, खाद्यान्न फसलों को हतोत्साहित किया। तो इसलिए अकाल पड़े, सबसे ज़्यादा अकाल कब पड़े? ब्रिटिश पीरियड में। ठीक है ना। तो क्या था, मतलब जानबूझ के सारी नीतियाँ इन्होंने बनाई। फिर आप देखेंगे इसके बाद क्या होगा, तीसरा चरण कौन सा होगा? 1858 से 1947 तक का। इसको क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल, क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल कैपिटलिज्म, वित्तीय पूंजीवाद। ठीक है ना। इसको हम बाद में भी समझाएंगे, तो अब मोटा मोटा बता रहे हैं कि अगर 3 चरण आपने समझ लिया तो पूरी मॉडर्न हिस्ट्री आपकी कवर हो जाएगी। क्योंकि इसके लिए क्या करेंगे? प्रत्यक्ष नियंत्रण करेंगे, शिक्षा में बदलाव लाएंगे। अब देखिए शिक्षा में कैसे इस नीति का इस्तेमाल होगा, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का। आपको याद है 1813 में अंग्रेजों ने क्या कहा कि हम 1 लाख रुपए वार्षिक व्यय करेंगे भारतीयों की शिक्षा पर। ठीक है ना, कहा कि नहीं कहा? इसी समय आप देखेंगे प्राच्य और पाश्चात्य विवाद होता है ना, जिसमें मैकाले कहता है कि पाश्चात्य शिक्षा पर जोर दिया जाए। जेम्स प्रिंसेप और क्या नाम है उनका, विल्किंस, ये लोग क्या कहते हैं? प्राच्य शिक्षा पर, यानी भारतीय पद्धति में शिक्षा लिया जाए। फिर क्या होता है, मैकाले की बात को माना जाता है ना, और 1835 में क्या है, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी घोषित कर दिया जाता है। विफलता क्या है, आपने शिक्षा पर इतना जोर दिया तो ऐसा क्यों हुआ कि 1920 में भी भारत की 90% जनसंख्या निरक्षर थी? क्यों थी? अगर आपने यहाँ से शिक्षा पर बल दिया, यहाँ तक आते आते 100 साल में 1% निरक्षरता कम नहीं हुई, लोग निरक्षर बने रहे। ये विफलता तो आपकी बताती है। आपने क्या किया? आपने केवल उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित किया, आपने कभी प्रयास नहीं किया कि शिक्षा निचले स्तर तक जाए। ठीक है ना। हाँ, आपको क्लर्क चाहिए थे सस्ते दाम पे, तो आपने क्या किया? कुछ थोड़ा बहुत अंग्रेजी जानने वाले अपने जानबूझ कर अंग्रेजी शिक्षा क्या की? क्या कुछ वर्ग को की। आपने कोशिश ही नहीं किया कि नीचे तक जाए शिक्षा। यही कारण था कि 90% जनसंख्या 1920 में भी निरक्षर थी भारत। तो मतलब क्या, शिक्षा में इन्होंने क्या किया? शिक्षा में भी इसी दृष्टिकोण से किया कि लोग क्या टाई पहने, शर्ट पैंट पहने। तो इससे क्या होगा, इनके सामान की बिक्री होगी, नहीं होगी? तो पाश्चात्य शिक्षा देने का भी मतलब इनका आर्थिक ही था। ठीक है। तो जब आप इस तीनों चरणों को समझ जाएंगे ना, तो अपने आप नीतियों को भी समझ जाएंगे, चाहे वो प्रशासनिक नीतियाँ हों, चाहे वो शिक्षा की नीतियाँ हों। तो धीरे धीरे हम इस चरणों को भी देखेंगे। ठीक है। तो इतना समझ में आया आपको ना। वित्तीय पूंजीवाद में क्या होगा, आपने देखा होगा कि दास कैपिटलिज्म पुस्तक है ना कार्ल मार्क्स की, वो 1848 में पब्लिश होती है। ठीक है ना। ब्रिटेन में भी क्या होता है, भारत की लूट से बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा हो जाता है, तो इनको एक डर होता है कि अगर हम यहीं पे लगाएंगे धन तो लोग विरोध करेंगे। क्योंकि उसी समय मार्क्स ने कह दिया था क्या कि पूंजीपति वर्ग क्या है, श्रमिकों का शोषण करता है कारखानों में। तो इन्होंने घबरा कर क्या किया, भारत में उद्योग लगाए, भारत में रेलवे की स्थापना की, भारत में उद्योग लगाने का कोशिश की। लेकिन उद्योग भी क्या लगाया इन्होंने, रेलवे में खर्च किया, बागान में खर्च किए, लेकिन कहाँ नहीं खर्च किया, लौह इस्पात उद्योग पे खर्च नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ के उद्योग कुछ नहीं थे। मतलब सारी नीतियाँ इनकी क्या थी, अपने हितों से परिचालित थी। ब्रिटेन ने सब कुछ क्या किया, अपने लिए किया। जैसे मैंने बकरे का उदाहरण दिया, सब कुछ खिलाया पिलाया, और जब मारने की बात है भाग गया तो कह रहे जी वो तो मैंने खिलाया पिलाया इसको मोटा कर दिया। तो उपनिवेशवाद ठीक ऐसे ही है। उपनिवेश का सीधा सा मतलब हुआ उपनिवेशवाद का कि किसी भी विदेशी क्षेत्र पर, ठीक है, नियंत्रण कर हर प्रकार के लाभ कमाना, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक। जैसे मैंने बताया सांस्कृतिक उपनिवेशवाद। जबकि साम्राज्यवाद क्या है, एक प्रकार का राजनीतिक नियंत्रण है। क्या है, पॉलिटिकल कंट्रोल है। ठीक है ना। साम्राज्यवाद पहले भी था, साम्राज्यवाद पहले भी था भाई। मौर्य साम्राज्य क्या था, अफगानिस्तान में बनाया, सिकंदर ने बनाया, साम्राज्यवाद तो था। आपने राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया कि नहीं किया, आपने युद्ध लड़े। लेकिन उपनिवेशवाद में ये आवश्यक नहीं होता। उपनिवेशवाद में भी युद्ध हो सकता है, लेकिन अपने आर्थिक नीतियों को क्रियान्वयन के क्रम में। तो उपनिवेशवाद मुख्यतः आर्थिक नियंत्रण और साम्राज्यवाद मुख्यतः राजनीतिक नियंत्रण। ठीक है ना। और उपनिवेशवाद एक व्यापक अवधारणा है, जिसमें क्या है, प्रत्यक्ष नियंत्रण भी करेंगे, सांस्कृतिक भी लाभ कमाएंगे, आर्थिक भी लाभ, राजनीतिक सब कुछ जुड़ जाएगा। क्योंकि साम्राज्यवाद में केवल राजनीतिक नियंत्रण की बात है। समझ में आया ना। अब देखिए पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को हमें पढ़ना कैसे है। अप्रोच में साम्राज्यवादी हुआ, ठीक है ना। तो साम्राज्यवादियों का जो 3 मुख्य बातें थी वो देखिए, एक तो था कि बेखबरी के दौर में जीत लिया, हमारे जीतने की कोई योजना नहीं थी। दूसरा क्या है, तो आप क्या उत्तर देंगे
आप अगर क्वेश्चन आपसे मेंस में आ गया कि ब्रिटेन ने भारत को क्या अनजाने में ही जीत लिया या सुनियोजित नीति के तहत, तो आप लिखेंगे कि दोनों ही मत क्या हैं, दोनों ही मत क्या हैं, एकांगी हैं, ठीक है ना। वास्तविकता ये है कि सबसे पहले चाहे वो फ्रांसीसी आई हो चाहे ब्रिटेन कंपनी आई हो, उनका मूल उद्देश्य व्यापार था। व्यापार क्यों था मूल उद्देश्य? क्योंकि सेंटर में क्या था, मुगल एम्पायर था, ठीक है ना, मुगल एम्पायर था भाई। यहाँ पे अकबर ने शासन किया 1556 से 1605 तक। फिर जहांगीर, शाहजहां आए, औरंगजेब भी शक्तिशाली था 1707 तक। तब तक तो आप कंपनी बने रहे। फिर जब आप देखा आपने कि राजनीतिक शुरू की स्थिति, तो आपने क्या किया, प्लासी और बक्सर के उधर। तो सुनियोजित पहले शुरू में व्यापार, ठीक है, मसाले के व्यापार तक उन्होंने केंद्रित रखा अपने आप को, कपड़े के व्यापार तक। फिर क्या हुआ, फिर राजनीतिक अधिकार। तो बेखबरी किसके लिए थी, भारतीय राज्यों के लिए। वो नहीं समझ पाए, वो नहीं समझ पाए अंग्रेजों की नीतियों को। बेखबरी किसके लिए थी, भारतीय राज्यों के लिए, ठीक है ना। शुरू में व्यापार तक सीमित रखा। फिर क्या हुआ, जब राजनीतिक स्थिति बदली तो इन्होंने अपनी नीतियां भी बदल दी। और फिर 1813 से 1857 के बीच में क्या हुआ, ये तो ठीक है इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का युग था, अधीनस्थ पार्थक, ठीक है ना, सबऑर्डिनेट आइसोलेशन। मतलब लॉर्ड हेस्टिंग्स आए, कौन आया उसके बाद, हेस्टिंग्स के बाद कौन आया था, थोड़ी बेंटिक, क्या नाम है, बेंटिक भी आए थे ना। बेंटिक के समय भी बहुत उदारवादी थे, लेकिन उनका एक रूप था। दूसरा रूप क्या था, मैसूर का इसी समय विलय किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय मैसूर को जीत के मिला लिया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में, ठीक है। उसके बाद बताइए कौन थे, डलहौजी। तो एक के बाद साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल क्यों आए, बताइए क्यों आए? क्योंकि सुनियोजित नीति के तहत राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया गया। मतलब दो पक्ष हैं इसके। शुरू में आप कहिए कि शुरू में सही इनका उद्देश्य व्यापार था, तो उन्होंने व्यापार तक ही सीमित रखा, व्यापारिक बस्तियां बसाई, व्यापार यहाँ से करते थे, सामान विदेशों में ले आते थे। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर क्या है, विविध सत्ता के छोटे छोटे राज्य हैं, आपस में लड़ रहे हैं, तो उन्होंने उसका फायदा उठाते हुए राजनीतिक विस्तार की, ठीक है ना। तो ये हमें बोला है। फिर दूसरा मत ये क्या कहते हैं, ये कहेंगे भारत में राष्ट्रवाद तो है ही नहीं। ये क्या कहेंगे, भारत में राष्ट्रवाद कहाँ है, ये तो जाति धर्म और संप्रदाय पे बटे हुए लोग हैं, आपस में लड़ते हैं, इनमें राष्ट्रवाद कहाँ है। राष्ट्र का मतलब क्या हो, एक समान धर्म हो, एक समान संस्कृति हो, तो ऐसा तो है नहीं। तो कहते हैं भारत में राष्ट्रवाद नहीं था, ये कहेंगे कौन, साम्राज्यवादी कहेंगे। फिर क्या कहेंगे, कहेंगे भाई आप कहते हो हमने आर्थिक शोषण, आप कहते हैं आर्थिक शोषण, तो ये कहेंगे आर्थिक शोषण नहीं था, हमने सड़क बनाई, हमने रेलवे बनाई, हमने आपको अच्छा प्रशासन दिया, तो क्या था, हमने आपको क्या किया, आर्थिक रूप से संपन्न बनाया, ठीक है। ये कहेंगे साम्राज्यवादी, ठीक है। आर्थिक रूप से क्या किया हमने आपको, संपन्न बनाया, ठीक है। फिर कौन, इनके प्रक्रिया में कौन आएंगे, राष्ट्रवादी। इनकी साम्राज्यवादियों की प्रक्रिया में कौन आएंगे, राष्ट्रवादी। देखिए इस अप्रोच को जानने का मतलब तो इतना है कि मान लीजिए आपसे क्वेश्चन मेंस में आया कि धन निष्कासन के सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए, दादा भाई नौरोजी के ब्रेन ऑफ वेल्थ का, तो आप कैसे लिखेंगे। अगर ये अप्रोच आपको नहीं पता है तो आप तो केवल लिख देंगे कि धन निष्कासन हुआ, ब्रिटेन ने भारत को दरिद्र बनाया, सारी संपदा लूट कर ले गए। लेकिन अगर आप साम्राज्यवादी अप्रोच को जानेंगे तो आप लिखेंगे ना, भाई ये तो ठीक है धन निष्कासन किया, लेकिन अनजाने में सही कहीं कहीं सड़क रेलवे जो बनाए आज भी है ना, तो कहीं कहीं अनजाने विकास भी तो हुआ। तो धन निष्कासी कितनी थी इस पर विवाद हो सकता है, मतलब ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है। धन निष्कासन किया ये तो सही है सुनियोजित नीति के तहत, लेकिन साम्राज्यवादियों का भी कुछ हद तक पॉइंट में ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ विकास तो हुआ है। जैसे मैंने बताया उपनिवेशवाद का मूल उद्देश्य क्या होता है, आर्थिक शोषण। तो उसका प्रत्यक्ष परिणाम क्या था, पिछड़ापन भारत का, लेकिन अप्रत्यक्ष परिणाम क्या है, विकास भी थोड़ा बहुत होगा, ठीक है। यदि पैसा रहा होता सारा जितना ले गए थे, तो तभी तो विकास हो सकता है। बिल्कुल हो सकता था। जैसे ब्रिटेन का क्या था, ब्रिटेन पहला औद्योगिक देश था, लेकिन अन्य देशों ने उसका नकल किया ना, लेकिन भारत को उन्होंने नकल भी तो नहीं करने दिया, भारत को तो जबरन अपनी नीति थोपी गई ना। अगर ये भारत को नहीं प्रवेश बनाते तो क्या भारत नहीं होता, औद्योगिक होता, भारत में भी रेलवे आती। भाई जर्मनी में औद्योगिकरण क्यों हुआ 1861 में, रेलवे कारण हुआ ना। जर्मनी का जब एकीकरण देखेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में, जर्मनी और इटली का, तो वहाँ रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो इसीलिए तो कार्ल मार्क्स कहता है कि भारत में क्या हुआ, औद्योगिकरण होगा, रेलवे वो काम कर देगी जो बड़े बड़े वंशों ने नहीं किया, लेकिन भारत में हुआ ही नहीं।
क्यों नहीं हुआ? तब होगा ना जब आप यहाँ के संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे। आप रेलवे बिछाना है, आपको लोहा का भारत से नहीं मंगाया, आप ब्रिटेन से मंगा रहे हैं, कल पुर्जे ब्रिटेन से मंगा रहे हैं, तो भारत में क्या जानकारी मिलेगी? तकनीकी रूप से तो पिछड़े हो गए ना। आप यहीं पे उद्योग लगाते, मान लीजिए आप लोहा बनाने का उद्योग यहीं लगाते, लोहा इस्पात उद्योग, तो भारत भी आगे होता कि नहीं होता? बाद में चल के टाटा ने स्थापित किया ना 1907 में बंगाल में। तो ऐसा क्यों होता, लेट क्यों हो गया? भारत में उसी समय हो जाना चाहिए था, तो अंग्रेजों ने जानबूझ कर नहीं होने दिया। ठीक है ना उन्होंने। हाँ, अगर अंग्रेज इंडिया में नहीं आए होते हैं तो इंडिया की स्थिति अभी क्या होती? देखिए तो इतिहास का प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे औद्योगिकरण हुआ होता है। हम गुलाम नहीं होते तो हम अपनी एक स्वतंत्र करते कि नहीं करते? नहीं, अंग्रेजों ने 200 साल तक हमको गुलाम बनाया कि नहीं बनाया? मुगलों करा दिया। और वो भी वो छोड़ के नहीं जाते, ये खाली ये भ्रम है हम लोगों का। तो द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की स्थिति कमजोर हुई। अगर राजा भी नहीं रहते हैं और अंग्रेज भी नहीं होते तो स्थिति क्या होती है? राजा नहीं होते अंग्रेज तो इस काल्पनिक स्थिति हो गई ना। राजा तो शुरू से होते आए हैं ना, प्राचीन समय से ही थे राजा। भाई तुर्क गए तो फिर मुगल आए। मुगलों ने देखिए है क्या ना कि मुगलों ने मान लीजिए ताजमहल बनाया तो यहीं पे रह गई ना चीज़ें। तो ऐसा कुछ नहीं था कि धन ले जाकर ब्रिटेन में औद्योगिकरण कर दिए। सर नेपाल में कभी गुलाम नहीं हुआ लेकिन फिर भी वो पिछड़ा हुआ है। तो नेपाल का भी अपना अलग है ना, अंग्रेजों ने उसको भी तो बनाया, ऐसा थोड़ी कि अंग्रेज उसको जीते नहीं। अंग्रेज ने कहाँ अधिकार नहीं किया, अफ्रीका में बनाया, लैटिन अमेरिका में बनाया। इसलिए तो ब्रिटेन कहता है कि हमारा सूर्य कभी अस्त नहीं होता। उसमें यही कहता था कि हमारा सूर्य कभी अस्त नहीं होता। अमेरिका भी गुलाम था ब्रिटेन का। पहला उपनिवेश ब्रिटेन ने अमेरिका में ही बनाया था, वर्जीनिया में 16 साल में 13 कुल कॉलोनियाँ बनाई थी उसने अमेरिका में। वो तो धीरे धीरे अमेरिका में क्या हुआ, अमेरिका कोई देश नहीं था। अमेरिका के मूल लोग जो रेड इंडियन थे वहाँ उनको खदेड़ा गया उनको। ठीक है ना, ये क्या थे, ब्रिटेन में जिनको कैद होती थी उनको वहाँ भेज देते थे। जो चोरी के इल्जाम में तुमको वहाँ खोजे, वहाँ जाओ, वहीं पर रहो। तो अब पूरे यूरोप में सामंतवाद था लेकिन अमेरिका में नहीं था। और अमेरिका में क्या कहा गया कि आप अपने सामान केवल हमारे जहाज़ों में हमको बेचेंगे, किसी और को नहीं बेचेंगे। तो उपनिवेशवाद का मतलब ही होता है आर्थिक शोषण, उसको दबा के रखना। लेकिन अमेरिका क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ विचारक जो प्रबोधन था ना, ब्रिटेन में प्रबोधन हुआ, इनलाइटमेंट हुआ, वैज्ञानिक खोजें हुई, तो वो अमेरिका तक भी पहुँची। और भारतीय लोगों को क्यों नहीं पहुँची? भारतीयों में थोड़ी रूढ़िवादिता भी थी, जैसे समुद्र पार करना पाप माना जाता था। तो जब आप समुद्र पार नहीं करोगे तो जानो कैसे टेक्नोलॉजी क्या हो रही है। तो हम गुलाम क्यों हुए? हम टेक्नोलॉजी से पिछड़े हुए थे। अब आप सोचिए बक्सर के युद्ध में मुगल सम्राट भी लड़े, शाह आलम भी थे, अवध का नवाब भी था, फिर भी हार हुई कि नहीं हुई? अंग्रेज तो बाहर से आए थे ना, उनकी संख्या तो कम रही होगी, लेकिन हार हुई। क्यों हुई? टेक्नोलॉजी पे शामिल। उनके पास तोप थे और अच्छे थे हथियार, उनके पास नहीं थे। खाली घुड़सवारी सेना थी, तोप भी अच्छे किस्म के नहीं थे, घोड़े भी अच्छे किस्म के नहीं थे। तो विजय होगी कि उनकी नहीं होगी? यही कारण था। और उसमें क्या था, अनुशासित भी होते थे। इन लोगों में कोई अनुशासन नहीं होता था, आपस में लड़ते रहते थे। ये भी काम है। तो राष्ट्रवादी आएंगे ना इनकी प्रक्रिया में। तो राष्ट्रवादियों में देखिए दादा भाई नौरोजी क्या है, ये भी राष्ट्रवादी ही थे। ठीक है, नेशनलिस्ट। आरसी मजूमदार का नाम सुना आप लोगों ने? ये भी क्या है, आरसी मजूमदार, ये भी क्या है, राष्ट्रवादी है ना। तो ये लोग क्या कहेंगे, कि आपने सुनियोजित नीति के तहत जीता। ठीक है ना। दूसरी बात क्या कहेंगे कि भारत में उपनिवेशवाद था। आप कह रहे हैं कि भारत में उपनिवेशवाद नहीं था, हमने उपनिवेश नहीं बनाया, हमने तो केवल विदेशी शासन था हमारा, हमने आपको सभ्य बनाया, हमने आप जो अराजकता फैली हुई थी हमने क्या किया, अनजाने में ही जीता, हमारी जीतने की कोई इच्छा नहीं थी। तो ये कहते हैं राष्ट्रवादी, नहीं, आपकी जीतने की इच्छा थी, आपने उपनिवेश बनाया अपने हितों के लिए, आपने भारत का शोषण किया, आपने कोई आर्थिक विकास नहीं किया, आपने भारत का क्या किया, आर्थिक शोषण किया। दादा भाई नौरोजी क्या कहते हैं बताइए, ये क्या कहते हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ इन्हीं का है ना, धन निष्कासन का सिद्धांत इन्होंने ही कहा था ना। तो राष्ट्रवादियों का सबसे बड़ा योगदान क्या है, इन्होंने आर्थिक शोषण जो अंग्रेजों का उसको उन्होंने बताया। ठीक है ना। एक तरीके से कहा जाए 1867 में पुस्तक पब्लिश हुई थी ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ, दादा भाई नौरोजी की। तो उन्होंने ये बताया कि आपने आर्थिक शोषण किया। तो लोगों में क्या हुआ, अंग्रेजी शासन के बारे में जानकारी हुई, लोगों में क्या हुआ, राष्ट्रवाद कब आया भारत में, 1857 के बाद ही आया।
ठीक है ना। लोगों ने सोचना शुरू किया कि हमारे शोषण का कारण क्या है, ब्रिटिश नीतियाँ हैं। तो राष्ट्रवादियों का योगदान क्या था, इन्होंने भारत के आर्थिक शोषण को बताया, ठीक है ना। तीसरी चीज इन्होंने क्या की, कही कि जितने भी भारतीय हैं सब क्या चाहते थे, ब्रिटिश शासन को हटाना, ठीक है ना। अब कमी क्या रह गई राष्ट्रवादियों को, कमी ये रह गई कि आपने ये तो कहा कि प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ब्रिटिश और इंडियन, ठीक है ना, इनके बीच है, ठीक है ना। आप कह रहे हैं उपनिवेश बनाया, शोषण किया और भारतीयों के हित एक थे। हम क्या चाहते थे, ब्रिटेन को बाहर निकालना। लेकिन आपने एक गलती कर दी, आपने ये नहीं कहा कि एक सेकेंडरी भी था, जो भारतीय व्यवस्था में, भारतीय समाज में ही था कॉन्फ्लिक्ट। वो क्या था बताइए, समाज में उस चीज की भावना थी ना, ठीक ही नहीं थी। कृषकों की, जमींदारों के बीच संघर्ष था कि नहीं था, कि नहीं था, जमींदारों कृषकों के बीच। तो इसको आपने क्यों नहीं बताया, तो ये ड्रॉबैक हो जाता है इनका। मतलब जमींदार कृषकों का शोषण करते तो उसको भी तो बताइए। केवल ब्रिटिश शोषण को आप क्यों कह रहे हैं, क्या भारतीय समाज में शोषण नहीं था, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था, उसको क्यों नहीं बता रहे हैं। तो ये इनका ड्रॉबैक हो जाता है। लेकिन फिर भी योगदान क्या है उन्होंने ही भारत में राष्ट्रवाद की भावना उजागर की, ये बताया कि भारत, अंग्रेज हमारा क्या कर रहे हैं, आर्थिक शोषण कर रहे हैं, ठीक है। कमी क्या है कि सामाजिक अंतर विरोध को इन्होंने नहीं बताया, जो समाज में एक क्या है, विभाजन है, उसको उन्होंने नहीं बताया। जमींदार क्या है, कृषक का शोषण कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पूंजीपति क्या कर रहा है, श्रमिक का शोषण कर रहा है, तो उसको ये नहीं बताते। फिर क्या आएंगे, तीसरे नंबर में कौन आएंगे, मार्क्सवादी। मार्क्सवादी क्या कहेंगे, यही चीजों में बताया। मार्क्सवादी क्या कहेंगे कि दो प्रकार के गतिरोध थे। मार्क्सवादी क्या कहेंगे, जैसे बिपिन चंद्र हैं, रजनी पामदत्त हैं, जिन्होंने 3 चरण बताए थे। इंडिया टुडे की पुस्तक का नाम है, तो उन्होंने 3 चरण बताए थे, जो मैंने बताया आपसे। 1757 से 1813 कमर्शियल कैपिटलिज्म का, 1813 से 1857 क्या है, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का, और 1857 से लेकर 1947 तक क्या है, फाइनेंशियल कैपिटलिज्म, ठीक है ना। तो मार्क्सवादी क्या करेंगे, मार्क्सवादियों ने सबसे तो ये बताया कि आर्थिक शोषण कैसे भारतीयों का होगा, किन चरणों में हुआ, इन्होंने इसको सुव्यवस्थित रूप से बताया, ठीक है। जैसे रजनी पामदत्त हुए, और कौन है बताइए, बिपिन चंद्रा, जिनकी पुस्तक आप पढ़ते हैं, ये क्या है, ये मार्क्सवादी इतिहासकार है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि देखिए 2 प्रकार के गतिरोध थे, एक तो ब्रिटिश शासन और भारतीयों के, दूसरा भारतीय समाज के भीतर, जो मैंने बताया, यानी प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट और सेकेंडरी कॉन्फ्लिक्ट। राष्ट्रवादियों के क्या ड्रॉबैक थे, उन्होंने सेकेंडरी कॉन्फ्लिक्ट को नहीं बताया, ठीक है ना। मतलब ये नहीं बताया कि भारतीय समाज में भी गतिरोध था। ऐसा नहीं था कि ब्रिटेन और भारत का विरोध, अगर हम सब भारतीय चाह रहे हैं भारत को, अंग्रेजों को निकालना, तो ऐसा नहीं कि हमारे ही तेज थे, हमारे भीतर भी कमियां थी। क्या कमियां थी, जमींदार कृषक का शोषण करते थे, अमीर गरीब का करता था, ठीक है ना, समाज में छुआछूत की परंपरा थी, तो उस शोषण को भी बताने का प्रयास किया इन्होंने, ठीक है ना। फिर क्या आएंगे, सबाल्टर्न, उपाश्रयी कहा जाता है इनको हिंदी में, ठीक है ना। ये कहेंगे आप खाली क्यों पूंजीपति श्रमिक की बात करते हैं, दलित की बात क्यों नहीं करते, आदिवासी की बात क्यों नहीं करते, महिलाओं की बात क्यों नहीं करते। तो ये मार्क्सवादियों को ही प्रश्न खड़ा करते थे। ये कहते हैं चाहे वो साम्राज्यवादी रहे हों, चाहे वो राष्ट्रवादी रहे हों, चाहे वो मार्क्सवादी रहे हों, उन्होंने क्या कहा है, लीडरशिप को ज़्यादा बताने की कोशिश की है। गांधी जी वो, लेकिन ये नहीं कहते कि किसानों ने क्या भूमिका निभाई, दलितों ने क्या भूमिका निभाई, बिरसा मुंडा ने क्या भूमिका निभाई, ठीक है ना, झारखंड में था बिरसा मुंडा, संथालों की क्या भूमिका थी। आप ये कैसे कह सकते हैं कि सारा कुछ गांधी जी ने किया, या फिर राष्ट्रीय आंदोलन कांग्रेस की स्थापना के साथ हुआ, क्या उसके पहले लोग संगठित नहीं थे, क्या 1857 का विद्रोह नहीं हुआ, क्या उसके पहले संथाल विद्रोह नहीं हुआ, संथाल विद्रोह हुआ था ना, सिद्धू कानू ने किया था, ठीक है, बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ कि नहीं हुआ, तो वो भी तो अंग्रेजों को निकालना ही चाहते थे। ये चीजें उपाश्रयी कहेंगे, ठीक है ना। तो एक अप्रोच, ये चारों हो गए। अब देखिए हमको मॉडर्न हिस्ट्री कैसे पढ़ना है, तो मॉडर्न हिस्ट्री को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, क्या कर लेंगे, 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे।
एक बात हमेशा याद रखिए कि जब कभी आप मान लीजिए आप जैसे हम लोग करते क्या है, हम लोग हमारे लोग तो पढ़ने का तरीका क्या है, हम क्या करेंगे, यूरोपीय कंपनियों का आगमन उठाएंगे पहला टॉपिक, फिर क्या करेंगे, लगेंगे उसमें फैक्ट याद करने, पहली फैक्ट्री कोचीन में बसाई, पहली फैक्ट्री, तो उससे समझ में नहीं आएगा आपको क्या करना है, सिस्टमेटिक ढंग से फैक्ट मत, ज़्यादा फैक्ट याद करेंगे तो इतिहास में हजारों फैक्ट हैं, कभी तैयार नहीं होंगे। आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट सही करना है। जब कॉन्सेप्ट सही हो जाएगा तो फैक्ट अपने आप आपको याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, मैंने क्या कहा, औरंगजेब की मृत्यु के बाद ना राजनीतिक शून्य, तो हम क्या करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट पार्ट को हम कैसे, मॉडर्न हिस्ट्री को हम 4 पार्टों में कैसे बांटेंगे। पहला चरण क्या होगा बताइए, पहला चरण जो होगा आपका, पहला पार्ट हम देखेंगे वो क्या होगा, 18th सेंचुरी ना, होगा ना कि नहीं होगा, कैसे, इसको अभी 2 पार्ट में बांट सकते हैं ना, एक अर्लियर, एक पोस्ट 18th सेंचुरी। तो अर्लियर में क्या होगा, ये आएगा आपका ना 1707 से लेकर औरंगजेब की मृत्यु ना, है कि नहीं है। इसमें हम क्या देखेंगे, प्लासी और बक्सर, ठीक है, 1764। अब यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। अब इसी 18th सेंचुरी में जानते हैं क्या कहते हैं, साम्राज्यवादी, यही तो कहते हैं साम्राज्यवादी, कि भारत में क्या था, अराजकता थी। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात क्या, छोटे छोटे राजवंश उदय हो गए, ठीक है ना, इन्होंने क्या किया, अराजकता फैला दी, मराठे सिखों ने, इन सब ने। तो राष्ट्रवादी क्या कहेंगे, भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या अंधकार, हाँ अच्छा ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ से लिख देता हूँ, चलिए देखिए, फर्स्ट पार्ट क्या होगा, अब दिख रहा है, हाँ क्या और बड़ा लिखूं, 18th सेंचुरी, अब समझ में आया, दिख रहा है ना। तो इसको हम कैसे बांटेंगे, 2 पार्टों में, क्या कहेंगे, अर्लियर और पोस्ट, ठीक है ना। अब इसमें क्या आएगा, औरंगजेब की मृत्यु कब होती है, 1707 से ना, और इसमें क्या आएगा, 1707 से लेकर 1750 तक का समय। और पोस्ट में क्या आएगा, ये प्लासी और बक्सर के युद्ध, इलाहाबाद की संधि होती है ना 1765 में, ये चीजें आएंगी, ठीक है ना। तो इस 18th सेंचुरी पे विवाद क्या है, कुछ लोग कहते हैं अंधकार का युग था, कुछ लोग कहते हैं आर्थिक रूप से पतन का काल था, कुछ लोग क्या कहेंगे, साम्राज्यवादी क्या कहेंगे कि चारों तरफ अराजकता फैल गई थी, इसीलिए हमने प्लासी बक्सर युद्ध किया और एक हमारी जीतने को योजना हम तो अनजाने में जीत लिए, ठीक है ना। लेकिन क्या हम 18th सेंचुरी को अराजकता की स्थिति कहेंगे। भारत में तो शुरू से विकेंद्रीकृत व्यवस्था रही है, अलग अलग छोटे छोटे रहे हैं, क्षेत्रीय शासक रहे हैं, तो यहाँ भी तो यही था भाई। औरंगजेब जब मुगल सत्ता कमजोर हुई तो आप देखेंगे अवध में क्या था, शहादत खान ने स्थापना की स्वतंत्र राज्य की। अब आपको रटना नहीं पड़ेगा, यही से आपको समझ में आ जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है ना, जैसे मथुरा उथरा के पास चूड़ामण बदन सिंह जाट राज्य की स्थापना करते हैं, मथुरा आगरा के आसपास, यही सेंचुरी तो रहती है। और उसके बाद और हैदराबाद में चिंकरी खान स्थापित करते हैं ना, हैदराबाद वंश की स्थापना करते हैं, अवध में ये करते हैं, ठीक है ना। बंगाल में मुर्शीद कुली खान, ये सब 18th सेंचुरी का है ना, क्षेत्रीय राजवंशों का उदय होता है। तो ये कहते हैं ठीक है मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, लेकिन आप ये कैसे कह रहे हैं कि राजनीतिक रूप से अराजकता आ गई। क्या अवध के नवाबों ने काम नहीं किया, इमाम बाड़े की स्थापना नहीं की, हाँ वाजिद अली शाह का नाम सुना आपने, कथक नृत्य में अच्छा योगदान नहीं दिया। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि पतन का काम था, ठीक है। दूसरी बात, विकेंद्रीकृत तो भारत की लक्षण ही रहा है, केंद्रीकृत विकेंद्रीकृत शासन यहाँ रहा है। अगर मौर्य केंद्रीकृत था तो मौर्योत्तर विकेंद्रीकृत था, तो ऐसे यहाँ भी था। अगर मुगल केंद्रीकृत था तो क्या था, 18th सेंचुरी विकेंद्रीकरण का युग था। आप ऐसे अंधकार का युग कैसे कह सकते हैं। और जहाँ तक बात है आर्थिक समृद्धि की, आर्थिक कमजोरी की, तो आर्थिक रूप से कैसे हम पतन का काल कह सकते हैं। अगर पतन का ही काल था तो आपने व्यापार पर नियंत्रण क्यों किया। अगर पतन का ही काल था, क्या बंगाल से निर्यात नहीं होता था, 40% से अधिक यूरोपीय निर्यात बंगाल से होता था, आपने बंगाल पे क्यों नियंत्रण किया।
अगर पतन था तो आप आए क्यों, चले गए होते। आपने भारत में बनाया ही क्यों उपनिवेश। अगर भारत संसाधनों से संपन्न नहीं था तो आप आए क्यों यहाँ। तो हम क्या कहेंगे कि गलत है ये अवधारणा, दोनों ही मत। फिर एक प्रश्न उठता है कि मराठी जो इतने शक्तिशाली थे, भाई ऐसा होता है ना कि एक वंश गया, तुर्क गए तो क्या हुआ, मुगल आए। तो यहाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ कि अगर मुगल सत्ता समाप्त हुई तो मराठी क्यों नहीं विकल्प बन पाए, कोई बताएगा। आखिर मराठी भी तो शक्तिशाली थे। बाजीराव प्रथम 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली चलाता है, तो मराठे अंग्रेजों का विकल्प या मुगल सत्ता का विकल्प क्यों नहीं बन पाए। सर 1761 में पानीपत का जो युद्ध हुआ था उसमें मराठों के काफी आगे। ये तो आपका हो गया फैक्चुअल क्वेश्चन कि पानीपत के थर्ड युद्ध में हार गए, अहमद शाह अब्दाली मराठों को हरा दिया। दूसरा सर उनके पास वो कोई ऐसा कारण बताइए ना कि जिससे पता चल सके। सर हमेशा वो गोरिल्ला मारने में ज़्यादा ट्रेंड में है, जबकि राज करने के एकता नहीं ये तो विशेषता हुई उनकी ना कि गोरिल्ला युद्ध करते थे। और कुछ सर वो इतनी जगह सेंट्रलाइज है। हाँ, टेक्नोलॉजी ये अच्छा आंसर है कि एक ही जगह सेंट्रलाइज थे और उन्होंने कभी अपनी चौथ और सरदेशमुखी पे ही रहते थे। ठीक है ना, क्या करेंगे आपको, हम आपका आक्रमण नहीं करेंगे, 1/4 इनको दे दीजिए। ठीक है ना, यही तो उनका था। उन्होंने कभी भी आर्थिक रूप से अपने को संपन्न बनाने की प्रयास नहीं किया। वो चाहते तो कृष्णा तुंगभद्रा का क्षेत्र जो उपजाऊ भूमि थी, जो विजयनगर साम्राज्य कभी हुआ करता था, उसको उन्होंने क्यों नहीं किया। उस पर नियंत्रण करना चाहिए था, उन्होंने ऐसा प्रयास नहीं किया। हमेशा लूटपाट तक ही केंद्रित रहे, अपने आर्थिक संसाधनों को बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। अंग्रेजों ने क्या किया, अगर बंगाल को जीता तो बंगाल के बाद फिर किसको जीता, मराठों को जीता, सिखों को जीता, मैसूर को जीता। तो क्या हुआ, उन्होंने अपने आर्थिक संसाधनों को बढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन मराठों में ये नहीं था। और मराठी भी क्या थे, कई संघों में डिवाइड हो गए थे। शिवाजी तक तो ठीक था, उसके बाद क्या था, भोसले आ गए, गायकवाड़ आ गए, होलकर आ गए, तो ये क्या थे, आपस में संघर्षरत रहते थे। यही कारण था कि मराठी कभी भी विकल्प नहीं दे पाए। और पानीपत का तीसरा युद्ध तो अपने आप में हारने के कई कारण थे उनके ना, कि जैसे सदाशिवराव भाऊ थे, वो थोड़ा सा दम्भी टाइप का था। वो समझता था कि हमें किसी की मदद नहीं लेनी, ना तो उसने जाटों की मदद ली, ना सिखों की मदद ली। और फिर शिविर में महिलाओं के साथ, अपनी पत्नियों के साथ ये लोग गए थे। और पहली बार ये पहाड़ी क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में आए थे। कुल मिला के पूरी स्ट्रेटजी इनकी गड़बड़ थी। जब तक आप एक संघ नहीं बनाएंगे, किसी का सहयोग नहीं, कैसे जीतेंगे। ये सब भी कारण, लेकिन मूल कारण क्या था कि इन्होंने अपने आप को कोई आर्थिक से संपन्न बनाने का प्रयास नहीं किया। पिछड़ापन इनके भी था टेक्नोलॉजी, तो यही कारण था हारने। ठीक है, तो मराठी भी विकल्प इसलिए नहीं बन पाए। ठीक है, फिर हम क्या दूसरा पार्ट क्या देखेंगे इसमें। फर्स्ट पार्ट तो आपका 18वीं सेंचुरी का हो गया, ठीक है ना, इस पर क्या डिस्प्यूट है। फिर सेकेंड पार्ट हम क्या देखेंगे, सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे जो मैंने बताया आपको, उपनिवेशवाद के चरण। ठीक है ना, क्या देखेंगे, उपनिवेशवाद के चरण। तो 3 चरण है, हम देखेंगे उसको। ठीक है ना, फिर थर्ड पार्ट में हम क्या देखेंगे, थर्ड पार्ट में हम क्या देखेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन आपका आ जाएगा। ठीक है ना, क्या आ जाएगा, राष्ट्रीय आंदोलन, विशेषकर 1857 के बाद की स्थिति। ठीक है ना, फोर्थ में हम क्या देखेंगे, फोर्थ में क्या देखेंगे, आज़ादी के बाद का। ठीक है ना, आफ्टर इंडिपेंडेंस, 1947 से 65 तक का। ठीक है ना, अब देखिए इतिहास से क्या आपको फायदा होगा, जब ये चरण आप पढ़ेंगे तो आपको आपका पॉलिटी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा नहीं, संविधान बनता ना 1949 में, बना कि नहीं बना, उसकी विशेषताएं आपको पता हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कैसे, हिस्ट्री कैसे जुड़ जाएगा, पॉलिटी से जुड़ जाएगा।